ना आपके अंदर वो सलाहियत है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था तो वो उस पे मुकदमे चले थे, उस पर सजाएं हुई थी, उस पर एक एक साल जेल काटी थी लोगों ने। यह आपको नहीं पता? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उस पर तो बाकायदा मुकदमे चले थे और उनमें से कुछ लोग आपकी पार्टी में भी हैं, आपको पता ही नहीं है। मुझे मालूम है किस किस को सजा हुई थी। तो बात यह है। दूसरी बात सर जो अहम तरीन है मेरे नज़दीक, दो बातें और। एक, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया, बाहर आ गया, पता नहीं कितने लोग अभी अंदर हैं। शहबाज शरीफ जेल में है, हमजा शहबाज 1.5 साल हो गया है जेल में है, नवाज शरीफ को जेल में डाला, मरियम को 2 दफ़ा जेल में डाला, खाकान अब्बासी को जेल में डाला, साद रफ़ीक को जेल में डाला, एहसन इकबाल को, सलमान को, जो जो ब्यूरोक्रेट थे उनके साथ, उन तक को नहीं छोड़ा आपने। अभी भी जेल काट रहे हैं। 1 रुपए की करप्शन आप साबित नहीं कर सके तो डालते रहे जेल में। हम तो आदि मुजरिम है भाई इस मामले में, जेलों में। मैंने 8 जेलें सिर्फ इमरान खान के जो पुराने बॉस हैं ना, परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं। तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिटरी में भी रहा हूँ, मैं अगवा भी हुआ हूँ। आप हमें डराते हैं। क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके। और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो। लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रज़ा रब्बानी होगा। ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं हैं। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में। दूसरी बात जनाबे वाला, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है जनाबे चेयरमैन कि मरियम नवाज, मैं कहता हूँ मरियम, सब औरतें मरियम है हमारे नज़दीक, यहाँ पे भी जो बैठी हुई हैं और जो दीगर हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, वो अपने खाविंद के साथ हों कमरे में, होटल के राइट्स रिजर्व हों। आप होटल में नहीं दाखिल हो सकते बगैर पूछे, चाहे जाए कि आप होटल में भी दाखिल हो रहे हैं, उन राइट्स को तोड़ रहे हैं जो इस मुल्क का कानून है, जो इस मुल्क का आइन है। आपको बड़ी ताज़ीम का ख्याल आता है कायदे आज़म की, मज़ार का। आपको ये ताज़ीम नहीं है, अपनी माँ बहनों की ताज़ीम नहीं है आपके नज़दीक, उनकी इज्जत, कोई इज्जत नहीं है आपके नज़दीक। वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन ये जो है ना तुर्रा इम्तियाज इन्हीं लोगों का है। इन लोगों ने ये काम किया है और ये बात साबित होगी और हो चुकी है कुछ हलकों में कि ये इस्लामाबाद से ऑर्डर गए। हाँ, अच्छा आपका घर है, चलो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं सर, इस सैफ साहब च्युइंगम न चबाएं, जाएं बाहर फेंकें। जनाबे चेयरमैन, जनाबे चेयरमैन, इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए और इस पर जितना बड़ा एक्शन लिया जाए वो होना चाहिए। बात ये नहीं है सफदर सब बहुत सारे गिरफ्तार हुए, और भी होंगे, तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हमें कोई मसाइल ही नहीं है जी मुशाहिदुल्लाह। लेकिन जनाबे वाला ये काम जो है हुआ है ना, ये काम जो है, ये इज़्ज़तें सबकी साझी होती हैं। दरवाजे अगर तोड़ने की लोगों को आदत पड़ गई तो उन दरवाज़ों के अंदर के मकीन जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं, समझ गए। दरवाजे न तोड़ें लोगों के घरों के, लोगों की प्राइवेसियों को इस तरह से ख़त्म न करें। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है। ये बड़ा तकलीफ दे है हमारे लिए
और हम ये बात नहीं भुला सकते कभी। फिर 18th अमेंडमेंट हो चुकी है ना मेरे चेयरमैन। आप जनाब आईजी से बड़ा कौन, 22 ग्रेड का जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का सबसे बड़ा ओहदेदार तो आईजी होता है ना। आईजी को आप अगवा कर लेते हैं। आईजी के अगवा का मुकदमा अभी तक नहीं बना और कैप्टन सफदर का खिलाफ मुकदमा बन गया। ये है मसला भाई। बात ये है कि आईजी ने तो कहा है ना मुझे अगवा किया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, उन्हें उनके साथ जिसने भी जो कुछ किया होगा वो आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 22 ग्रेड का कोई बंदा नहीं होगा जिसने उनके साथ ये हरकत की आईजी के साथ। और जब छोटे ग्रेड के लोग बड़े ग्रेड के लोगों को अगवा करना शुरू कर दें, गिरफ्तार करना शुरू कर दें, तो ये बगावत के ज़ुमरे में आता है जनाबे वाला। ये म्यूटनी है अगर मैं इसको सही समझाऊँ। और इसका कौन जिम्मेदार है? और आप तो कहते थे आप एक पेज पे हैं, बड़े फख्र से कहते थे, रोज़ाना राग अलापते थे। मैं आपसे कहता था कि मत ये कहा करो, इसलिए कि जब आप ये कहते हैं ना हम एक पेज पे हैं, तो फिर आप अपनी कमज़ोरी को जाहिर करते हैं। फिर हमें लगता है कि आपकी टांगे जो है ना वो रेत की टांगे। जी मुशाहिद साहब 12 मिनट हो गए। मैं कर रहा हूँ जी, थोड़ा सा टाइम तो दे दे। मैं 12 मिनट हो गए, मेहरबानी। बाकी भी साथी सारे बाकियों को भी कराएंगे। मैं थोड़ी जल्दी खत्म करूंगा, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा। मैं ये कहता हूँ कि ये अपनी टांगों पे ही नहीं है। मुझे एक बात आप बताइए जनाबे चेयरमैन के आर्मी चीफ जिसके भी कहने पे किया, खुद से किया, बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पे किया, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। और किस बंदा, कौन बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? जो इनके एक पेज पे, मेरा ख्याल है ये मोहसिन अजीज साहब प्लीज जी, ये वो इनके पेज पे है। बार बार मतलब कि वो कहते हैं अगर वो पेज पे है तो अगले दिन वज़रा जो है सिंध पुलिस के खिलाफ बयानात कैसे दे रहे हैं? अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। ठीक है, आप किस तरीके से, एक वजीर नहीं पता नहीं कितने वज़रा ने कि जी ये सिंध हुकूमत ने खुद कराया, ये बिलावल ने खुद कराया, ये इस्तीफे जो हैं ये सिंध हुकूमत का। भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन वो शख्स करा रहा है जिसको आप कहते हैं वो एक पेज पे है। तो इसका मतलब है वो पेज फट चुका है ना। अगर वो पेज पे आप एक होते, वो पेज फटा ना होता जगह जगह से, तो आप अगले दिन उस के खिलाफ जिसके लिए आप कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, वो एक तहकीकात कर रहा है, आप उस तहकीकात का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है जनाबे चेयरमैन? तो मैं जी मुशाहिद साहब मैं ख़त्म करता हूँ। आप अगर बार बार कहेंगे तो ख़त्म ही करूँगा। मुझे तो आपकी बात माननी पड़ती है। 15 मिनट हो गए हैं, बस 1-2 मिनट और बर्दाश्त कर लें, उसके बाद बाकी मेंबर बर्दाश्त करें, मुझे कोई मसला नहीं है। मेंबर मैं जितनी देर तकरीर करूँगा ये जाना शुरू हो जाएंगे। देखें आधे भाग गए जी प्लीज अभी आप कंप्लीट बर्दाश्त करें। नहीं होती मेरी तकरीर जी ये, और मैं थोड़ी देर कराएंगे तो ये सारे चले जाएंगे, मसला हल हो जाएगा। तो मैं अब बात यह है, मैंने जो शुरू में एक बात कही थी कि ये इतने डेंजरस हालात हो चुके हैं, इन्हें अंदाज़ा नहीं। KPK में भी उसका असर शुरू हो चुका है, इनके इल्म में होगा। और मैं आपको ये बात बताऊं, इनको ये जो कुछ ये कर रहे हैं ना इस वक्त, क्या ये इनका काम है? क्या इन्होंने सबको नौकरियां दे दी हैं? क्या सबको मकान बना के दे दिए हैं? क्या सब्जियां सस्ती हो गई हैं? क्या आटा चीनी सब्जी सब कुछ हो चुका है? क्या प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं? आप जी मुशाहिद खान साहब प्लीज। मैं काम ही की बात करता हूँ ना, मैंने तो कभी इतना ज़्यादा करूँ? अच्छा याद ना दिला। मैं ये कहता हूँ देखें इस हुकूमत का तबाही हो चुकी है, इन्हें अंदाज़ा नहीं है। इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया 2.5 साल में, और ये कहते हैं जी हमें इंतकाम लेंगे, मुंह पे हाथ फेर फेर के कहते हैं। फिर कहते हैं जी ये नैब तो अपनी पे फिर वो रुक जाते हैं। वाह वाह वाह।
मतलब यार ये काम कभी आज तक किसी वजीर आजम ने किया है? वह आपको मुसल्लत कर दिया ना यार, दाव लग गया ना, अब उसको संभालो तो सही, लेकिन आप उसको संभाल भी नहीं पा रहे। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं ख़त्म करने लगा, ये मरियम का वाक़या, ये कैप्टन सफदर का वाक़या, ये सिंध के आईजी को अगवा करने का वाक़या, ये गैर मामूली वाक़यात हैं ये रियासत के लिए। और आग का एक असूल होता है जनाब चेयरमैन, आप 100 गज दूर आग लगाते हैं ना जब, और उस पर पानी नहीं डालते तो वो आग फैलना शुरू हो जाती है, और वो फैलते फैलते आपके घर तक पहुंच जाती है। जो आग लगाता है उसके घर पे पहुंचती है। वो है ना, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, और जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। तो बात यह है कि ये आग आपके घरों के करीब पहुंच रही है, आपको अंदाजा नहीं है। थैंक यू मुशाहिद साहब। हमने तो बर्दाश्त कर लिया है, ठीक, हम तो बहुत दफा पहले भी झुलस चुके हैं जी, लेकिन आग सयाद के घर तक पहुंची। कितनी शोलों को हवा दी हमने, ये देखिएगा कुछ दिनों बाद। थैंक सेनेटर ज्ञान चंद साहब। सर मैंने 3 दिन से सर मैं पहले भी बात करना चाह रहा था जब वो फोर्स कन्वर्जन और मिनार्डीज के बिल जमा हो रहे थे, तो लेकिन बिल नहीं था, रिपोर्ट, रिपोर्ट्स जमा हो रही थी। लेकिन सर जब सुनता हूँ और देखता हूँ कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले एक शख्स की बेटी जो है उसकी चादर और चौधरी महफूज नहीं रहती है, तो वहाँ पे मैं मिनार्डी का एक बंदा क्या उम्मीद रखूँ, जहाँ पे एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को जुडिशल मर्डर के साथ कत्ल किया जाए, 2 प्राइम मिनिस्टर्स को सरे राह गोली मार दी जाए, वहाँ पे मैं क्या एक मिनार्डी का बंदा उम्मीद रखूँ। लेकिन ये हाउस है अपने इश्यूज़ रखने के लिए, मैं यकीनन बात करूँगा। एक फोर्स कन्वर्जन पे कमेटी बनी है, ज़्यादातर जो लोग हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो कोली, भील, मेघवाड़ और बाकी हैं, जिसकी उसमें नुमाइंदगी नहीं है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, हम कोई TADA जी प्लीज आप सुनिए जी, TADA कोई नहीं मांग रहे, लेकिन जब कमेटी की मीटिंग हो तो कम से कम हमें उसमें कॉल कर दिया जाए। ये अगर आप डायरेक्शन दे देंगे तो हम उसमें इनपुट देंगे, अपने मसाइल देंगे, ज़्यादा अच्छा काम हो सके। साहब ये मुझे चैम्बर में याद कराएंगे सर। अच्छा सर, ठीक है सर जी। और उसके अलावा सर ये 3 इश्यूज़ थे जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से पर्टेन करते हैं, जिसमें वो हैं तो मिनार्डीज़ के इश्यूज़, लेकिन वो जनरली एक रैप के इश्यूज़ हैं। 2 केसेस हुए, एक 2-4 महीने पहले हुआ, उसकी FIR हुई, DNA हुआ और DNA के मैच हुआ, वो बंदा पकड़ा गया, फिर कोर्ट ने उसको ज़मानत पे दे दिया। उस पर मैं क्या कहूँ कि भाई DNA मैच हो चुका, फिर भी उसको ज़मानत हो चुकी। दूसरा केस सर वो भी वहीं का, वो उसकी लड़की का लीला नाम था। दूसरा केस मूमल का है, जो भी सुसाइड किया उसने, वो भी रैप हुई, उसकी FIR कटी, वो बंदा पकड़ा हुआ है, अभी DNA में पता नहीं क्या होता है। लेकिन जिस पे केस एक है जिसमें एक लड़की है रीटा, जो अगस्त के महीने में अगवा की गई इस्लाम कोट थरपारकर से। भाई साहब सुने इतनी है, अब्बासी साहब तशरीफ रखें। उस पर सर FIR कटी गई और उसमें क्लियरली लिखा गया कि ये बलूचिस्तान से एक बंदा जो है उसको उठा के गया है, और IG सिंध ने बलूचिस्तान के IG को लेटर लिखा कि इसको बाजियाब करा के वापस दिया जाए। उन्होंने वापस नहीं दिया, लेकिन हाई कोर्ट में पेश किया 2 महीने 3 महीने के बाद, यानी अक्टूबर में पेश किया, अगस्त में वो अगवा हुई और हाई कोर्ट में वो अपने पेरेंट्स के साथ चली गई। उसका 15 महीने का बेटा भी था। लेकिन सर वो 2 महीने बलूचिस्तान में रही। हमारी वहाँ पे लेडीज़ विंग, पार्टी की लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट है, वो वहाँ पे गई, वो वहाँ पे उनके थाने पे मिली थी, लेकिन उसका कोई नहीं हुआ। ये 2 महीने जो वहाँ पे हुई वो यकीनन रैप होती रही। उसके साथ 2 महीने में क्या क्या गुजरा, ये इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके रैप के जो केसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए।
मैं जनाब चेयरमैन आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो रीटा का केस है, जो थरपारकर से लड़की अगवा की गई और बलूचिस्तान गई, बाद में वो हाईकोर्ट के थ्रू वापस आई, तो उसके 2 महीने में जो कुछ हुआ उस पर कोई एक्शन नहीं ले गया। नॉमिनेटेड बंदा है, उसका नाम के साथ FIR है, वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ। आप इसको होम कमेटी इंटीरियर को भेजे। प्रोविंस में है जी? जी सर, बलूचिस्तान प्रोविंस का सर वो सिंध से अगवा हुई, बलूचिस्तान गई। नहीं तो अभी FIR बंदा बलूचिस्तान का FIR सिंध में कटी गई। IG सिंध को कहें जी, इस पे क्या एक्शन लिया है बताएं IG जी। सिंध ने लेटर लिखा बलूचिस्तान को, ठीक है जी। तो बलूचिस्तान वालों ने उस नहीं, फिर वो कोर्ट में गई और कोर्ट में से मैं चाहता हूं कि उसको कमेटी को भेजे ताकि पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और फिर उसमें क्या गुजरा। थैंक यू जी ज्ञानचंद साहब, थैंक यू जी। एक मिनट सर, बाकी कायदे-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने कायदे-ए-आज़म को इज्जत दो का नारा लगाया। हम यकीनन कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म को की इज्जत की जाए, उसको यकीनन इज्जत की जाए, लेकिन उसकी कब्र की इज्जत की जाए ये भी ज़रूरी है, लेकिन उसके नज़रियात की भी इज्जत की जाए, वो ये नहीं कर रहे हैं। उसने कायदे-ए-आज़म ने जो 11 अगस्त पे तकरीर की थी उस पर अमल करने के लिए कोई बात नहीं हो रही है, और उसकी जो तालीमात हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है। मैं वलीद इकबाल के उस जो नारा था वोट को इज्जत दो उसको भी सपोर्ट करता हूं, और कायदे-ए-आज़म को इज्जत दो उसको भी सपोर्ट करता हूं। सेनेटर सस्सी पलीजो साहब। भाई जावेद अब्बासी साहब नाराज़ हो रहे थे कि मोशन जो यहाँ लगा हुआ था आज उस पर ही बात होनी चाहिए, लेकिन राजा ज़फ़रुल हक साहब की रेजोल्यूशन अहम थी और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों पे भी बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये मोशन अब्बासी साहब सही कह रहे हैं, और दूसरे भी हमारे जो भी, क्योंकि मैंने नुसरत सादिक साहबा सबसे पूछ कर जब आपने पूछा था तो बात की, ये मोशन ज़रूर आपने कहा है कि नेक्स्ट वीक जो है लगेगा, जो अभी था, क्योंकि आपने ये बात हाउस पे रखी कि फिर सबने सलाह। जी प्लीज, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल राजा ज़फ़रुल हक साहब और हमारे जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर शहरी रहमान साहबा, रज़ा रब्बानी साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब और सब ने जो बात की मैं उसको सेकंड करती हूँ। और ये जो भी वाक़या हुआ ये वाकई बड़ा ही भद्दा, भयानक और घिनौना और एक साजिश पर मुबनी था, और ये इत्तेहाद में डेंट डालने के लिए भी था, क्योंकि PDM का जलसा ज़बरदस्त हुआ और उसकी गूंज अभी भी सुनाई दे रही है पूरे पाकिस्तान में। लाखों लोग थे वहाँ, और 11 पार्टीज़ जिस तरीके से, जिस मुनज़्ज़म तरीके से, और जिसकी मेज़बानी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे थे। हमें खुशी है कि चेयरमैन साहब आज गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हैं, वहाँ भी सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जिस तरीके से वालाना इस्तकबाल कर रहे हैं, इस चीज़ का ये बात सबूत है कि अपोजिशन की पार्टीज़ को, महज अपोजिशन की पार्टीज़, और एक कल जैसे लीडर ऑफ द हाउस ने कहा आप लोग मैटर ही नहीं करते। अगर हम मैटर नहीं करते जनाब तो ये आप हाउस चला के दिखाएं। बाकी मार्च की बात जो है वो हम भी देखेंगे कि यहाँ किसकी स्ट्रेंथ है, PTI के सेनेटर से या क्या है। वो सूरताल जब बने, उसी सूरताल के डर के मारे ही ये लोग अभी से ही जिस तरीके से बातें कर रहे हैं। मैं सिंध असेंबली आप प्लीज हाउस को जी, मैं सिंध असेंबली की कल करारदाद पास की उन्होंने, आइलैंड्स ऑर्डिनेंस जो सदर साहब ने गैर आइनी और एक गैर जमहूरी तरीके से रात के अंधेरे में वो लेकर आए, और अभी तक ले नहीं हुआ, जिसकी रज़ा रब्बानी साहब ने कल, क्योंकि ये बिल्कुल प्रिविलेज की ब्रीच है और हम रेजोल्यूशन यहाँ सबमिट करा चुके हैं उसको, उसकी डिसअप्रूवल के लिए जो हमारा हक बनता है, और हम वो ज़रूर कराएंगे, रद्द करा के रहेंगे। लेकिन इससे पहले बेहतर है, हम फिर कह रहे हैं कि एक सूबे की एक नुमाइंदा और उसमें मैंडेट, एक भारी मैंडेट रखने वाला सूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी जो है वो हुक्मरान जमात है, और न सिर्फ पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ने उसको वोट किया जो पीडा ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये रेजोल्यूशन थी, लेकिन GDA के मेंबर्स ने भी उसके खिलाफ वोट किया। और मैं सलाम पेश करती हूँ अपने उस भाई शहरयार शर जो PTI का है, लेकिन उसने भी इस जो है गैर जमहूरी, गैर आइनी सिंध के खिलाफ रेजोल्यूशन पे जो है हमारा साथ दिया। मैं उसको भी अप्रिशिएट करती हूँ। मेरे ख्याल में ये एक हवा है
जो चल पड़ी है। अब पीटीआई वाले देखेंगे जो इक्का दुक्का धांधलियों की बुनियाद पर जो सीट उन्होंने करके ये बताने की, आप सिंध का दफा तो कर सकते नहीं, आप सिंध के हुकूक के जो है वो उसकी आईनी वायलेशन कर रहे हैं। आप सिंध के पानी बंद करने के लिए हर हरबे इस्तेमाल करते हैं। आप सीसीआई का इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं है। आप माइंस, मिनरल्स, नेशनल रिसोर्सेज, गैस, बिजली, इसका हक सिंध को देने के लिए तैयार नहीं है। फिर जो है इस किस्म के ऑर्डिनेंसेस जो सिंध पर हम बिल्कुल एक वार समझते हैं, और सीएम सिंध ने कल अपनी स्पीच में जो जबरदस्त उनकी स्पीच थी और सारे सिंध के दिल की आवाज थी, उन्होंने कहा ये सिंध की सालमियत पर हमला था। मैं कहती हूं ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है अगर ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेंगे तो। ये ऑर्डिनेंस महज ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। ये जो पीडीएम में सारे लोग आए थे उन्होंने एक रेफरेंडम दिया है, लाखों लोग थे। ये तो जलसे में सिर्फ आपने देखे थे। आप शाहराह फैसल से लेकर गुलशन हदीद तक तो वो देखते। हम ठट्टा से निकले तो सिर्फ हम सुबह के निकले हुए थे, हमें पहुंचते पहुंचते शाम 6 बजे हम तकरीबन उसमें एंटर हुए हैं जलसे गाह में। फिर भी किलोमीटर्स तक जो है वो लोग थे, लेकिन वो जलसा गाह भर चुका था उस वक्त। आज वलीद इकबाल साहब ने जो बात की, मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ। वलीद इकबाल साहब शायद अपनी तकरीर को 4 चांद लगाने के लिए, पजीराई हासिल करने के लिए वो कुछ बोल गए जो एक न सिर्फ लेजिस्लेटर के तौर पर लेकिन अल्लामा इकबाल साहब के पोते के हवाले से भी इसको ज़ेब उनको नहीं देता था। अल्लामा इकबाल साहब ने अपनी शायरी में क्या बात की, और जिन्ना साहब का फलसफा वो क्या भूल गए हैं। बराबरी, सरासरी, इंसाफ, और ये सेनेट उसकी नुमाइंदगी करता है चारों सूबों की, चारों इकाइयों की। और ये जो बिल भी अभी आया है कुछ दिन पहले हुक्मरान जमात के लोगों ने पेश किया है, वो भी ह्यूमन राइट्स की जो है उसकी वायलेशन है, उसमें वार है। आज अगर आप मोशन हमें लेने देते महंगाई के हवाले से, तो न सिर्फ इस साइड से लेकिन उस साइड से भी जो है जो स्पीचेस आपको सुनने के मिलती, तो आप समझ सकते थे कि ये क्या सूरत हाल है। मैं बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन सिंध का सेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। सिंध का अवाम इस वक्त जो है दे जस्ट वांट टू गेट इट ऑफ दिस गवर्नमेंट, पीटीआई लेड गवर्नमेंट। और इस हवाले से गवर्नर सिंध कितने भी चक्कर लगाएं, यहां आकर कितने भी पैंतरेबाजियां करें, साजिशी थ्योरीज तैयार करें, लेकिन वो अपनी पोजीशन एंजॉय नहीं कर सकेंगे अगर वो उसी बात पर अड़े रहे। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन या उसका ख्याल हम लोग पार्लियामेंटेरियन पे रखते हैं। अगर वहां के इंडिजिनस लोग वो समझेंगे कि हमारे बात, हमारे नारे, हमारे स्लोगन, हमारी रूह, हमारे हुकूक के खिलाफ कोई फैसले, कोई ऐवान, कोई सदारती ऐवान, और सदर साहब को सोचना चाहिए था। एक इंसल्ट है कि वो सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कहते हैं ना कि हम सिंध के नुमाइंदे को सदर की उसमें बिठाया है, तो उन्होंने वो ऑर्डिनेंस कैसे पेश कर दिया? उनको क्या पता नहीं था कि सिंध क्या सोचता है? उनको क्या पता नहीं था मेजॉरिटी सिंध की क्या सोचती है? और वहां सिंधी रहते हैं, बलोच, उर्दू स्पीकिंग, पश्तून, पंजाबी, ब्रावी, सारे लोग रहते हैं। इस हवाले से मेरे ख्याल में आपको यहां से रूलिंग देनी चाहिए कि जो आइन में लिखा हुआ है, जो रूल्स में लिखा हुआ है कि जो ऑर्डिनेंस है 17 सितंबर को, यानी जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी मैरीटाइम अफेयर्स की, वहां भी उन्होंने बात नहीं की कि ये ऑर्डिनेंस आ रहा है। फिर भी मैंने वो नुसरत सादिक साहिबा बैठी हैं, वो चेयरपर्सन है मैरीटाइम अफेयर्स की, बड़ा जबरदस्त तरीके से चलाती हैं, हमारी अच्छी दोस्त भी हैं, बड़ी बहन की तरह हैं। वो बेटी, उनको पता है ब्लू इकोनॉमी बड़ी अहम इशू था, उस पर ब्रीफिंग होने वाली थी। मैंने रोककर कहा कि पहले मुझे मैरीटाइम अफेयर्स वाले ये बताएं कि ये जो 2 आइलैंड्स हैं, भंडार और टंगी, उस पर जो है उन्होंने कोई अथॉरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये लोग? और ये सिंध को अगर वो नहीं किसी बात का पता, तो ये रात बीच में ये गवर्नर हाउस में मीटिंग्स ये वन साइडेड कैसे हो रही हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। पोर्ट कासिम का चेयरमैन भी बैठा हुआ था, मैरीटाइम की पूरी जो मिनिस्ट्री के सारे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आए बाएं शाएं, या मैंने कहा नेक्स्ट मीटिंग में मुझे रिपोर्ट चाहिए। तब तक ऑर्डिनेंस की बात नहीं थी। अगर ये अभी ऑर्डिनेंस से जो डेट मेंशन की गई है
जो 2 सितंबर, लेकिन रजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इससे भी पहले 29 अगस्त का शायद आपने हवाला दिया था रजा साहब, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन चुकी है ये हुकूमत। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री हुकूमत को हम बताना चाहते हैं कि ये जो ढकोसलेबाजी से ये जो अभी चीज हुई है उसको ले यहाँ करें तो उनको पता चल जाएगा कि ये इस हाउस का सेंस क्या है। हम जो है 1 घंटे में उनको 1 मिनट में जब ले हो जाएगा तो हमारी करारदाद इसको बिल्कुल इसको जो है बुलडोज कर सकती है और करेगी। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि सिंध के लोगों को इतना आप दीवार से मत लगाए। ये सिर्फ सिंध की बात नहीं, बलोचिस्तान की भी बात है। ये सिंध और बलोचिस्तान के 300 से ज्यादा ये आइलैंड्स की बात है, उसमें कोई डंगी भंडार का स्पेसिफिक जिक्र नहीं है। यह है पीटा पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी का जिक्र है, यानी उसमें कोई भी आप जो भी ये पट्टी है जिसमें मेरा जिला भी आता है, मैं भी वहीं की इंडिजिनस लोगों में से हूं और हमारी फैमिली 5 दफा उसी कोस्टल बेल्ट को पार्लियामेंट में भी हम रिप्रेजेंट करते रहे हैं बड़ी भारी अक्सर से, और अभी भी इंशाल्लाह जो है वही। और कल परसों भी आप देखते कि लोगों का समंदर था, हम अकेले नहीं आ रहे थे, जलसे में हम जा रहे थे, हजारों लोग हमारे साथ थे। नारा एक ही था, एक तरफ जीए भुट्टो का था, पीडीएम का था, तो दूसरी तरफ वो रेफरेंडम दे रहे थे ऑर्डिनेंस के खिलाफ। वो आकर उन्होंने कहा, सलाम पेश किया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कि इस जलसे में भी सारी पार्टीज ने उसको रद्द किया है। अब सिंध असेंबली वो एक पाकिस्तान को क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए जो करारदाद पहली आती है वो सिंध असेंबली लेकर आई थी, उसको मान देना चाहिए। और इससे पहले कि हम यहाँ सेनेट में यहाँ उसको रिजेक्ट करें या पार्लियामेंट में करें, मैं इमरान खान साहब को इस ऐवान के थ्रू बताना चाहती हूँ कि हम सिंध के लोग पीसफुल लोग हैं। हम किसी भी हथियारबंद जदोजहद में यकीन करते हैं, लेकिन इसको डिस्करेज करने वाले हैं। हम बताना चाहते हैं कि वो बेहतर है कि वापस ले लें, वरना जो सूरत हाल हम नहीं चाहते दूसरे मुल्कों को भी मौका मिले हमारे खिलाफ, जो है पाकिस्तान के खिलाफ वो उल्टी सीधी खबरें चलाएं। हम उसके खिलाफ है। सबसे ज्यादा सिंध और सिंध के लोगों ने, सिंध की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने, सिंध के लीडर्स ने कुर्बानियां दी हैं। अभी भी आपने देखा एक चीज हुई, उसमें सारी सिंध पुलिस एक तरफ खड़ी हो गई, उनको भी मान मिलना चाहिए, लेकिन फिर सिंध के लोगों को भी मान मिलना चाहिए। ये एक झलक थी पुलिस की। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम जब रोड रास्तों पे निकलेंगे, जब हम अपने उस बात पर आ जाएंगे कि इनको दिन के तारे हम कैसे दिन में तारे दिखा सकते हैं, तो उनको तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आपको जो ऑर्डर सिचुएशन वो आपको फेस करना, उसको कंट्रोल करना वो नहीं पड़ेगा। सारी लोग इनके जो फेडरल हुकूमत की फोर्स वो भी कम पड़ जाएगी। ये मुझे पता है कि मैं सख्त अल्फाज बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ नुमाइंदगी कर रही हूँ सिंध की, और मेरा हक है और मैं चाहती हूँ कि ये कल ही ऑर्डिनेंस वापस करें, ताकि लोगों को पता चले कि हम भी पाकिस्तान की इकाई हैं, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम भी पाकिस्तान का सूबा है, हम उस सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। जिन्ना की बात थी, जिन्ना साहब एक सिंधी थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, तो आप हमारे इमोशंस को पढ़ लें। ये सिर्फ स्पीच नहीं है, ये हम उनको तंबीह कर रहे हैं। और हम जब जिस बात पर अड़ जाते हैं तो फिर वो आपने माजी में देखा है कि कोई भी हमें ताकत रोक नहीं सकती है, भले जेल जाना पड़े, रेल जाना पड़े, रेल के नीचे लेटना पड़े या फांसी घाट पर जाना पड़े, हम वो चीज जो है करके रहते हैं जो हमने करनी होती है। ये कल के लोग आए हुए जुम्मा उनको नहीं पता है कि थैंक यू जी, बहुत क्या हो सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी प्लीज। तो गवर्नमेंट तो ये काम नहीं करते, आप कर रहे हैं जी। ये मेरी तकरीर को रोकने की मंसूबाबंदी है। काउंट बी मेड जी। तशरीफ रखें जी, अब कोरम पॉइंट आउट हो गया। हुकूमत का काम है। तशरीफ रखें, तशरीफ। तशरीफ रखें।
हाउस में 23 मेंबर्स मौजूद हैं, घंटियां बजाएं 2 मिनट के लिए। बेल्स भी स्टॉप जी, काउंट भी मेड। जी लीडर ऑफ द हाउस क्या कहना चाह रहे हैं जी? सुनेंगे, सारे दोस्त बात करें, हमें कोई इतराज अब तो कोरम पॉइंट आउट हो गया ना जी। अभी भी कोरम पूरा नहीं है जी हाउस का। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन फ्राइडे द 23rd October 2020 at 10:30 AM। आप सबकी मिली भगत तो नहीं थी?